गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका आकाश सर। हमने जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे और हम एंड करने वाले हैं चैप्टर को। बिल्कुल हम एंड पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो चैप्टर 4 में हमने पढ़ रहे थे द मुग़ल एम्पायर। ठीक है, द मुग़ल एम्पायर पढ़ रहे थे। मुग़ल एम्पायर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो हमने ली है आज जीनियोलॉजी। तो ये क्या होती है, जीनियोलॉजी क्या होती है देखते हैं। हिस्ट्री अब कुछ मैं टेक्निकल वर्ड बता रहा हूँ, आपको ये याद करने हैं। आई एम टेलिंग यू सम टेक्निकल वर्ड एंड यू हैव टू बी मेमोराइज दीज वर्ड्स। तो जीनियोलॉजी होती है हिस्ट्री ऑफ जनरेशन ऑफ वंस फैमिली इन सिक्वेंस। हिस्ट्री ऑफ जनरेशन, जनरेशन मतलब होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो फैमिली में सिक्वेंस, जो उनका जो इतिहास जो है इस तरह से ट्रांसफ़र होता है, उसको जीनियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट। मनसबदार क्या होते हैं, ये सब वर्ड आपको याद रखने हैं क्योंकि जितने भी आप बड़े होकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहाँ से क्वेश्चन यहीं से आते हैं। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फ्रॉम ऑल बुक्स। ठीक है, क्योंकि जितने भी आईएएस पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। 6, 7, 8, 9 की तक की आप एनसीईआरटी पढ़ लो, आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। तो मनसबदार क्या होते हैं, एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब मीनिंग अ पोजीशन ऑफ रैंक। एक ऐसी जो है रैंक यानी एक ऐसी उपाधि धारण करता था, उसको मनसबदार कहते थे। एक इंडिविजुअल, एक ऐसा व्यक्ति हु होल्ड्स द मनसब, जो मनसब को धारण करता था। मीनिंग इसका मतलब होता है ए पोजीशन और रैंक, जिसका मतलब होता है एक उपाधि। ठीक है, उनको मनसबदार कहते थे मुगल एम्पायर के टाइम में। ठीक है, आगे चलते हैं। जट क्या होते थे, जट रैंक्स एंड सैलरी वे डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जट। रैंक्स एंड सैलरी, रैंक और जो सैलरी होती थी, जितनी भी आपकी उपाधि है और जितनी आपका जो तनख्वाह है वो डिटरमाइन करते थे इन न्यूमेरिकल वैल्यू में। किसमें, एक आंकिक रूप में। एक आंकिक रूप में कि आपको इतना सारा पैसा देना है। ठीक है, एक आंकिक रूप होना चाहिए कि नहीं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि हाँ आपको 5,000 देने हैं कि 10,000 देने हैं अथवा 40,000 देने हैं, उसको ZAT जट कहते थे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आप वहाँ पे दिमाग घुमा देते हैं। आप इसे किसी जाति पे ले जाओगे लेकिन ये किसी जाति से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये एक टॉपिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। जागीर क्या होती थी, जागीर। ठीक है, मनसबदार्स रिसीव देयर सैलरीज, जो मनसबदार हुआ करते थे, अभी मैं बता रहा था, जो मनसबदार हुआ करते थे रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू, रेवेन्यू के रूप में, एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागरीज। जितने भी मनसबदार थे उन्हें सैलरी मिलती थी रेवेन्यू असाइनमेंट के तौर में, उसे जागरीज कहते थे। रेवेन्यू असाइनमेंट होता है बच्चों, रेवेन्यू मतलब होती है इनकम। ठीक है, जो आपकी आय होती है। ठीक है, रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू मतलब इनकम, उसे क्या कहते थे हम, जागरीज कहते थे। जागरीज, जागीर, जागीर कहते थे। सॉरी, मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया पढ़ाने के चक्कर में, जागीर कहते थे। ठीक है, जागीर। आगे चलते हैं स्टूडेंट, इसी में नीचे दे रखी है जमींदार, द हेडमैन और द लोकल। जो जमींदार हुआ करता था, ये आप नॉर्मली समझिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हो तो आपको पता है जमींदार कौन होते थे। द हेडमैन होता था एक मुखिया होता था, और लोकल चीफ्टेन जिसकी या फिर जिसको लोकल या क्षेत्रीय भाषा में जिसको मुखिया भी कहते थे। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। जब्त क्या होता था, इच प्रोविंस ड्यूरिंग द मुगल वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। इच प्रोविंस, प्रत्येक जो प्रांत था, ड्यूरिंग मुगल राज्य में, वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल, जिसे रेवेन्यू सर्कल के रूप में डिवाइड किया गया था, यानी कि कहाँ से कितनी आय प्राप्त होगी। रेवेन्यू सर्कल मतलब होता है एक तरह की एक प्रक्रिया जिसमें जो प्रोसेस जो है, जो चीज़ें जो है मिलती रहती हैं लगातार, इसीलिए इसे सर्कल बोला गया। और रेवेन्यू सर्कल मतलब जिसमें आय जो है प्राप्त होती रहे लगातार, रेवेन्यू सर्कल। तो इच प्रोविंस ड्यूरिंग मुगल, प्रत्येक प्रांत मुगल राज्य में, वॉज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स, जो है रेवेन्यू सर्कल में डिवाइड किया गया था कि हाँ इस स्टेट से जो है इतनी जो है आय प्राप्ति होती रहनी चाहिए, विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स। कह रहा हूँ विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स, और उनके जो शेड्यूल, उनके जो रेवेन्यू जो रेट्स थे उनके स्वयं के हुआ करते थे कि हाँ इस प्रांत से इतनी मात्रा में जो है आय प्राप्त होनी है। ठीक है, विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स। ठीक है, और एक टाइम लैप भी था। शेड्यूल मतलब एक टाइम लैप होता है कि हाँ इतने निश्चित समय अंतराल के बाद आप मुझे रेवेन्यू दीजिए। शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, यानी इंडिविजुअल क्रॉप्स जो होती थी, यानी फसलों से ही तो रेवेन्यू प्राप्त होता था उस समय। जो आय का स्रोत जो होती थी वो एग्रीकल्चर थी। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। आगे चलते हैं।
दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज कॉल्ड जब्त, इस रेवेन्यू सिस्टम को ही जब्त कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्लाइड, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्लाइड। सुबह एंड सूबेदार, द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सुबास, जो एम्पायर था, जो राज्य था, वो प्रांतों में बटा था जिसे सुबास कहते थे, ठीक है, जिसे सुबास कहते थे, विच वेर गवर्न बाय द सूबेदार हु कैरिड बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन, जो कि एक सूबेदार द्वारा जिसे संचालित किया जाता था, जो कि पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन के रूप में कार्य करता था, राजनीतिक रूप में भी और आपके रक्षा विशेषज्ञ के रूप में भी काम करता था, ठीक है। वो स्लाइड खत्म हुई। लास्ट इस स्लाइड में देखते हैं, इस स्लाइड में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखते हैं इस स्लाइड में आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट। तो इस स्लाइड में है स्टूडेंट, दीवान क्या होते थे ये देखते हैं। द फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ सूबा वाज कॉल्ड दीवान, सूबा का जो फाइनेंशियल ऑफिसर हुआ करता था उसको क्या कहते हैं, दीवान कहते थे, ठीक है, दीवान। और सूबा मैंने अभी बताया आपको, रिकॉल करो जल्दी से। 1237 में देखते हैं क्या हुआ था, चंगेज़ खान डाइट, जो चंगेज़ खान था वो मर गया, ठीक है। चंगेज़ खान आपको पता है जो बाबर था वो पिता की तरफ, माता की तरफ से चंगेज़ खान का वंशी था, ठीक है, इसलिए यहाँ ये जो दिखाया गया है कि 1237 में हुआ क्या था। 1404 में क्या हुआ था, 1404 में जिमूर डाइड हो गया था, ठीक है। 1226 से लेके 1226 से लेके 1526 से लेके 1526 से लेके 1530 में क्या हुआ था सबको पता है। तो क्या हुआ था, रिजीन ऑफ बाबर ही कैप्चर द दिल्ली इन 1526, 1526 में उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था, किसको हरा गए, बाय डिफीटिंग द इब्राहिम लोदी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, और जो मुगल एम्पायर की जो है नींव रखी, मुगल साम्राज्य की नींव रखी पानीपत के प्रथम युद्ध में। जो पानीपत का आपका प्रथम युद्ध हुआ था, फर्स्ट वॉर हुआ था, जिसमें इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और बाबर जो है 1526 से लेकर 1530 तक इसका शासनकाल चला, ठीक है। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। आगे चलते हैं 1539 में शेर शाह डिफीटेड हुमायूं एट चौसा के युद्ध में शेर शाह ने जो है हुमायूं को हराया 1539 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 1540 में देखते हैं क्या हुआ था, शेर शाह अगेन डिफीटेड हुमायूं दोबारा 1540 में एट द वॉर ऑफ कन्नौज, कन्नौज के युद्ध में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पार्ट ऑफ दिस स्लाइड, दो युद्ध बताए हैं मैंने, चौसा का और कन्नौज का युद्ध, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। 1555 हुमायूं रिकैप्चर दिल्ली, और बाद में जो है हुमायूं ने 1555 में रिकैप्चर किया दिल्ली पे, ठीक है, 1555 में। क्योंकि यहाँ आपको ये याद रखना है बीच में जो है शेरशाह सूरी आ गया था 1539 में, उसने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया, और शेरशाह अगेन हुमायूं डिफीटेड कन्नौज के युद्ध में दोबारा हराया, और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है किसने करवाया था, इसमें शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर सपोर्टिंग मी।